नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा और आज मैं उपस्थित हूं पुनः आप सभी के समक्ष 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो या फिर पीजीटी का हो या फिर यस टेट हो या फिर सी टेट हो, टेट हो, वनडे का कोई भी एग्ज़ाम अगर आना है तो क्वेश्चन यहीं से दोस्तों आना है, क्योंकि ये वे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों वो है, देखिए ये कि मुख्यतः दोस्तों ये जो है कवियों के उपनाम से केवल मैं लेके आया हूँ। मतलब कि जो कोई कवि है तो उसका उपनाम क्या है, कोई लेखक है तो उसका उपनाम क्या है, ठीक है। क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि इस कवि को का उपनाम क्या है, तो वहाँ पर आप जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपके जो जितना भी कन्फ्यूजन है वो आपका दूर होने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, ये है आदि कवि। तो आदि कवि के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं हमारे वाल्मीकि जी, ठीक है। आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं वाल्मीकि जी, ठीक। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आपके स्क्रीन पे है, वो है क्वेश्चन नंबर 2, अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास दोस्तों कहा जाता है स्वयंभू को, ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ऊपर क्या था? ऊपर था आदि कवि किसके नाम से जो है जाने जाते हैं? तो आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं वाल्मीकि जी। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि या फिर कालिदास कहा जाता है दोस्तों स्वयंभू को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों है, अभिनय जयदेव। अभिनय जयदेव किसको कहा जाता है दोस्तों? तो अभिनय जयदेव दोस्तों कहा जाता है विद्यापति को, ठीक है। विद्यापति को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो आपको पता होगा हिंदी का प्रथम कवि जो है सरापा है। देखिए बीच में आ गया, उपनाम वाले में आ गया है। तो आप लोग जान सकते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि जो है सरापा हुए हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है और वो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, प्रथम सूफी कवि कौन है? तो जो प्रथम सूफी कवि है वो है असाइत, ठीक है। अगला है, जड़िया कवि किस कवि का उपनाम है? ठीक है, किस कवि को जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है? तो नंददास को जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों आप लोग इसको याद करते रहिए, बार बार केवल वीडियो बार बार आप केवल रिपीट कर लेंगे ना, तभी आपको वैसे जो है चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इससे आप नोट्स बना ले तो ये अति उत्तम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन में दोस्तों, वात्सल्य रस का सम्राट कौन है? तो दोस्तों वात्सल्य रस के सम्राट हमारे हैं सूरदास जी। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी का जाति कवि किसे कहते हैं? तो हिंदी का जाति कवि तुलसी या फिर विद्यापति को माना जाता है। तुलसी को भी माना जाता है और विद्यापति को भी माना जाता है। अगर ऑप्शन में तुलसी रहे तो आप तुलसी मार देंगे, ऑप्शन में अगर विद्यापति रहेगा तो आप विद्यापति मार देंगे, और तुलसी विद्यापति दोनों रहेगा एक ही में तो भी उसको भी आप मार सकते हैं, लेकिन अलग अलग रहेगा तो क्वेश्चन में गलत माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 9 है आपके जो है स्क्रीन पे, वो है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है उपनाम है हमारे केशव दास जी के बारे में कहा गया है कि जो केशव दास जी हैं ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। अब कठिन काव्य का प्रेत इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो काव्य रचनाएँ हैं उसमें जो है काफ़ी क्लिष्ट हैं, वो सब काफ़ी जो है कठिन हैं। उनको आप जैसे कि श्री रामचरितमानस पर आप पढ़ेंगे जो है तुलसीदास जी का, तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आएगा वो, ठीक है। या फिर बिना पत्रिका पढ़ते हैं तुलसीदास जी की आप, वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे केशव की रामचंद्रिका पढ़ते हैं, जो केशवदास की रचना है उसका नाम है रामचंद्रिका दोस्तों, ठीक है। अगर रामचंद्रिका आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, या फिर हिंदी अगर आपका बहुत अच्छा रहेगा हिंदी संस्कृत आप समझ सकते हैं। अन्यथा जो सामान्य जन है, जो सामान्य जनमानस है, वह रामचंद्रिका को समझ नहीं पाता है। काव्य तो बड़ा अच्छा इन्होंने लिख दिया जो है तुलसीदास जी की कंडीशन में, वो भी केवल रात्रि में, एक रात में जाग कर। इसके पीछे भी एक जो है कथा है कि जब उनको मालूम चला हमारे केशवदास जी को कि तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस बहुत ही फेमस हो रही है, तो उन्होंने उनके मात्र
प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में मात्र एक रात्रि में जाकर ही रामचंद्रिका लिख डाली थी। ठीक है, लेकिन इतना उसको कठिन बना दिया, इतना उसको क्लिष्ट बना दिया, क्योंकि उस समय जो जितना क्लिष्ट लिखता था उतना ही वो अच्छा कवि माना जाता था, कि वो जो इतना कठिन लिख दिया कि जो सामान्य जनमानस था, जो सामान्य जनता थी, उसको समझ में नहीं आया वो चीज़। तो अच्छा होने के बावजूद भी कठिन होने और मात्र लेकिन कठिन होने के बावजूद ये जो है उतनी फेमस नहीं हो पाई, और इसी के लिए इनको कहा जाता है कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं, इनको कवि हृदय नहीं मिला था। ये भी कहा जाता है कि केशव को कवि हृदय मिला था या हमें नहीं मिला था, तो आप कह सकते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, और इसीलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला है क्वेश्चन आपके, देखिए क्वेश्चन ये सब दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप हर चीज़ जानते रहिए, आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? तो पुराने पंथ का पथिक माना जाता है मती राम जी को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, प्रेम की पीर का कवि या फिर प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है घनानंद को। घन आनंद जीवन दायक हों, ऐसे उनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, पद भी हैं। तो प्रेम का पीर का कवि माना जाता है हमारे घनानंद जी को, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है और वो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो हिंदी नवजागरण का जो अग्रदूत है दोस्तों वो माना जाता है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है? तो वो भी हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जो जन्मदाता हैं वो भी हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 यह है नियम नारायण शर्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो नियम नारायण शर्मा माना जाता है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भी नियम नारायण शर्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कल्लू अल्हित के नाम से कौन भाई जाना जाता है? तो कल्लू अल्हित के नाम से जाने जाते हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भी कल्लू अल्हित के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है वो है कवि सम्राट कौन है? कवि सम्राट के नाम से उपनाम से कौन जाना जाता है? तो कवि सम्राट के उपनाम से जाना जाते हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, इनका देखिए एक उपनाम भी है, इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है, साथ ही इनको हरियौध भी कहा जाता है। इसमें केवल शॉर्ट दिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, या फिर किसी किसी बुक में आपको मिलेगा हरिऔध। ठीक है, तो चाहे हरिऔध लिखा रहे या हरियौध लिखा रहे, आप समझ जाएंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की ही बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें कवि सम्राट के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है आपकी स्क्रीन पे और वो है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्र कवि भाई। राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त क्या भाई माने जाते हैं? ये जो है राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 18 है वो, और वो है इस प्रकार, आधुनिक कविता के सुमेरु कौन है? तो आधुनिक कविता के सुमेरु हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक कविता के सुमेरु हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले थे? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है बनारस के रहने वाले थे, काशी के रहने वाले थे, वाराणसी के रहने वाले थे। चाहे बनारस कहिए आप, चाहे काशी कहिए आप, या फिर वाराणसी कहिए आप, एक ही मतलब है। बनारस किसका क्या है? बहुत सारे नाम हैं, एक इसका नाम अभिमुक्त क्षेत्र भी है। ठीक है, इसे जो है आनंदवन भी पहले कहा जाता था। ठीक है, उसके पहले इसको माधवपुरी भी कहा जाता था। तो चाहे माधवपुरी कहिए, चाहे आनंदवन कहिए, चाहे काशी कहिए, चाहे फिर वाराणसी कहिए, या फिर बनारस कहिए, या फिर अभिमुक्त क्षेत्र कहिए, बात काशी की ही हो रही है। और काशी से तमाम विभूतियाँ निकली हैं, और उसी में से एक विभूति थी जयशंकर प्रसाद जो थे, जो कि काशी के रहने वाले थे। प्रसिद्ध सुंघनी साहू, यह सुंघनी साहू परिवार के थे। ठीक है, इनका एक मंजन पहले आता था सुंघनी मंजन, उसी ये जो है सुंघनी साहू परिवार के थे ये। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, और वो दोस्तों को जो है क्वेश्चन दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 19, कठिन गद्य का प्रेत। ठीक है, अब देखिए उधर क्या था? कठिन काव्य का प्रेत था। कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता था? वो माना जाता था केशव को। अब वही अगर क्वेश्चन आता है कि कठिन गद्य का प्रेत कौन है, तो कठिन गद्य का प्रेत माना जाता है अज्ञेय जी को। ठीक है,
अज्ञेय जी कौन थे? अज्ञेय जी भी एक साहित्यकार थे और इनका पूरा नाम था दोस्तों सच्चिदानंद। इनका जो पूरा नाम था दोस्तों वो था सच्चिदानंद। थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर मैं लिखता हूँ सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका वात्स्यायन भी नाम था, वात्स्यायन, फिर था अज्ञेय। ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत माना जाता था। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या फिर केवल अज्ञेय कहेंगे तभी आप जान जाएंगे कि बात भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की ही हो रही है। ठीक है, और अज्ञेय जी को कठिन गद्य का प्रेत माना जाता है। मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि सुनने से दोस्तों याद होता है। ठीक है, जो विद्यार्थी हो तो जितना भी आप बार सुनेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जितना जल्दी सुनेंगे आप और उसको बार बार सुनेंगे उतने ही आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें जो है जाती जाएंगी और आपको चीज़ें जो है याद होती जाएंगी। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग सुने भी। ठीक है, अगर आप बनाते हैं नोट्स इसका तो अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो केवल वीडियो चलाकर छोड़ दें और सुनते रहेंगे, तभी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ, और वो है दोस्तों कवियों का कवि। कवियों का भाई कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा है वो है बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा को। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22। मुनि मार्ग के हिमाती कौन है? तो मुनि मार्ग के हिमाती हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल भी इन्हें कहा जाता है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इनको आप कह सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो इस प्रकार से है, और वो है क्वेश्चन नंबर 23। स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं तो ये हमारे नंदुलारे वाजपेयी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रसवादी आलोचक कौन है? तो ये रसवादी आलोचक हमारे जो है नगेंद्र जी माने जाते हैं। ठीक है, अगर जहाँ भी रसवादी आलोचक की बात आएगी तो जो है नगेंद्र की बात आएगी, और जहाँ भी स्वच्छंदतावादी आलोचक की बात आएगी तो नंदुलारे वाजपेयी की ही बात आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको पता है मैथिल कोकिल मतलब कि मिथिला के रहने वाला कौन था? मिथिला बिहार के रहने वाले हमारे विद्यापति थे, और इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे वो है क्वेश्चन नंबर 26। हिंदुस्तान की तूती कौन है? तो हिंदुस्तान की तूती माने जाते हैं अमीर खुसरो, और इन्हें तूती ए हिंद भी कहा जाता है। तूती ए हिंद। ठीक है, तूती ए हिंद या फिर तोता है, कहीं किसी किसी बुक में आपको मिलेगा तोता ए हिंद। ठीक है, किसी किसी आपको बुक मिल जाएगा तोता ए हिंद। ठीक है, तोता ए हिंद। ठीक है, या फिर कहा जाएगा तूती ए हिंद। तो चाहे हिंदुस्तान की तूती कहिए, या फिर तोता ए हिंद कहिए, या फिर तूती ए हिंद कहिए, आप जान लीजिए कि वो कहा जाता है केवल अमीर खुसरो जी को। ठीक है, तो अमीर खुसरो जी को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान की तूती, या फिर तूती ए हिंद, या फिर तोता ए हिंद। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए वो है इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27। वो है अष्टछाप पुष्टिमार का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है कि अष्टछाप अर्थात पुष्टिमार का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को जो है पुष्टिमार का जहाज कहा जाता है। आपको पता है अष्टछाप में 8 कवि थे, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, ऐसे करके 8 लोग थे। ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान था हमारे सूरदास जी का, इसीलिए इन्हें पुष्टिमार का जहाज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो इस प्रकार से है जमादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? तो जमादानी का दावा रखने वाला कवि हमारे हुए हैं घनानंद जी। घनानंद जी को जो है जमादानी का दावा रखने वाला कवि कहा जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो है प्रकृति का सुकुमार कवि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नेट में तो हमको लग रहा है कम से कम 20 बार पूछा गया होगा। नेट में क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये, और वैसे वनडे एग्जाम में भी कई बार इसको पूछा गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है हमारे
सुमित्रा नंदन पंत को। अगर आप सुमित्रा नंदन पंत का आप फोटो भी देखेंगे तभी वो थोड़ा सा बहुत ही कोमल लगते हैं, सुकुमार लगते हैं। ठीक है, अब इनको प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसीलिए उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, और वो है आधुनिक युग की मीरा कौन है। तो आधुनिक युग की मीरा आपको पता ही है। आधुनिक युग की मीरा की जब भी बात आएगी तो महादेवी वर्मा जी की बात आएगी। महादेवी वर्मा और क्या है, तो महादेवी वर्मा जो है, जो छायावाद के 4 स्तंभ हुए हैं। ठीक है, जो छायावाद है उसमें 4 स्तंभ हुए, आपको पता ही है। कौन कौन से भाई स्तंभ हैं, वो हैं प्रसाद जी हैं, और निराला जी हैं, और पंत जी हैं, और हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। तो जो 4 स्तंभ हैं प्रसाद, पंत, निराला, उसमें महादेवी वर्मा भी अपना स्थान रखती हैं। इनको लेकर 4 लोग हैं। ठीक है, तो इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी आप रचना सुनेंगे तो बड़ा उसमें रोनपट टाइप का है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मेरे हृदय का कोई कोना, अब मेरा न कभी अपना होना, यही सब करके आपको बहुत ही मतलब उसमें मनोरम दृष्टि पर किया गया है। और बहुत ही उदासी का आपको लगेगा नहीं, कोई व्यक्ति बहुत दुखी जो है दुखी हृदय से बोल रहा है। ठीक है, आप जरूर इनका पढ़िएगा। कुछ बहुत सारी रचनाएं की अच्छी भी हैं, जैसे कि गिल्लू हो गया, उसको आप पढ़ेंगे बड़ा अच्छा आपको फीलिंग आएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो है क्वेश्चन नंबर 31, एक भारतीय आत्मा। तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले थे, ये जो है एमपी के रहने वाले थे, और एमपी में होशंगाबाद जिले के रहने वाले थे। जो बच्चे होशंगाबाद के होंगे उनको पता होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो है कलम का जादूगर कौन है। तो कलम का जादूगर, देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कलम का जादूगर कौन है। तो कलम का जादूगर हैं हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो है कलम का सिपाही या फिर कलम का मजदूर कौन है। तो कलम का सिपाही या कलम का मजदूर आपको पता ही है, जब भी कलम का सिपाही या कलम के मजदूर की बात होगी तो मुंशी प्रेमचंद की ही बात होगी। मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ के रहने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे। बनारस में एक स्थान है लमही, लमही के रहने वाले थे। लमही के बगल वाले गांव से मैं भी बिलोंग करता हूँ, बनारस से। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं वहाँ जाता भी रहता हूँ, बड़ा अच्छा वहाँ तो उनका बन गया है स्मारक टाइप का। तो कभी आपका अगर बनारस आना हो तो आप बिल्कुल यहाँ आइए, स्वागत है आपका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का मैक्सिम गोर्की कौन है। तो भारत का मैक्सिम गोर्की भी हमारे प्रेमचंद जी को ही कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैक्सिम गोर्की की अगर बात आएगी तो वो भी प्रेमचंद जी को ही माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, वो है गद्य काव्य का लेखक कौन है। तो गद्य काव्य का लेखक हमारे हैं वियोगी हरि जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे, वो है जो है 36, आधुनिक कबीर भाई किसको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक जो कबीर है माना जाता है हमारे नागार्जुन जी को। नागार्जुन जी भी रहने वाले बिहार के ही थे। ठीक है, घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुया नाचे, बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। ये जो पंक्तियां हैं ये भी नागार्जुन की ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो है वाणी का डिक्टेटर कौन है। तो वाणी का डिक्टेटर आपको पता ही है, वाणी का डिक्टेटर माना जाता है हमारे कबीर जी को। ठीक है, कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो है फैंटेसी कवि कौन है। तो फैंटेसी कवि हमारे मुक्तिबोध जी हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, वो है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो माने जाते हैं गोरखनाथ या गोरक्षपा, आप इनको भी कह सकते हैं। वैसे मैक्सिमम लोग इनको गोरखनाथ के नाम से ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है हमारा, वो इस प्रकार से है, और वो है आधुनिक युग के चारण कवि कौन है। तो आधुनिक युग के चारण कवि हमारे बिहार नरेश हैं। बिहार नरेश क्या मतलब, बिहार के रहने वाले थे ये हमारा जो है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी को आधुनिक युग का चारण कवि माना जाता है। यह बेगूसराय के रहने वाले थे। जो बच्चे बेगूसराय के होंगे उनको पता होगा। तो ये जो है हमारे दिनकर जी कहाँ के रहने वाले थे भाई, ये बेगूसराय के रहने वाले थे, और उन्हें आधुनिक युग के चारण कवि की संज्ञा दी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से है,
आधुनिक युग के कबीर कौन है, आपको पता ही है, नागार्जुन अभी क्वेश्चन हो चुका है। आधुनिक युग के गोरखनाथ कौन है दोस्तों, देखिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा नया पूछा जाता है आजकल एग्जाम में। तो आधुनिक युग के गोरखनाथ कौन है भाई, तो आधुनिक युग के गोरखनाथ हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है, रहने वाले ये यूपी के ही थे, इनका जन्म हुआ था बंगाल में। संस्कृत के क्लासिकल पंडित कौन माने जाते हैं, तो संस्कृत के दोस्तों क्लासिकल पंडित की अगर बात करें हम, तो संस्कृत के क्लासिकल पंडित माने जाते हैं विद्यापति को। विद्यापति को संस्कृत का क्लासिकल पंडित माना जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, और वो है हिंदी साहित्य जगत में दद्दा, हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से कौन विख्यात है, दद्दा किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य जगत में दोस्तों जो है दद्दा हमारे मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी साहित्य के जगत में दद्दा भाई ये भी वही है, हिंदी साहित्य के जगत में दादा, देखिए वो दद्दा थे और ये दादा हैं, ठीक है, दोनों में अंतर है। देखिए दोस्तों हिंदी साहित्य के जगत में दादा किसी नाम जो कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य जगत में दादा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। और अगर वही बात आएगी कि भाई दद्दा किसे कहा जाता है, तो आप देख ही सकते हैं वो कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को आगे पीछे रखा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, आग व राख के कवि कौन है, तो आग व राख के कवि हमारे दिनकर जी हैं। व्यष्टि चेतना के कवि कौन है, तो व्यष्टि चेतना के कवि हमारे अज्ञेय जी हैं। इसके साथ ही कविराज शिरोमणि, देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविराज शिरोमणि किसके नाम जो है किसको कहा जाता है, तो कविराज शिरोमणि कहा जाता है पद्माकर जी को। पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि की संज्ञा दोस्तों दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें और इसको जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर का कवि कौन है, तो प्रेम के पीर का कवि भी गवानंद है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। और हम लोग आगे चलते हैं और वो क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का भूषण कौन है, तो ब्रज भाषा का भूषण कहा जाता है हमारे कविवर बिहारी जी को। बिहारी जी सिद्ध कवि थे, ठीक है। तो ब्रज भाषा का भूषण भाई कौन है, तो ब्रज भाषा का भूषण हमारे बिहारी जी को माना जाता है। दोस्तों तो ये थे आज के मुख्यतः 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। दोस्तों अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये संस्था हमारी वाराणसी में है। वाराणसी में आप अगर फिजिकली लेना चाहें तो आप वाराणसी में आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ नंबर हमारा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे आपको आना होगा। और ऑनलाइन में लेना चाहें अगर एडमिशन तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सबका लाभ हो सके। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हर हर महादेव।